द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। इसी बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे। साइबर अपराध कानून से डरने वालों से ठगी का नया तरीका है। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधों में नवीनतम तरीके डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को मन की बात में जिक्र किया। इसी से समझा जाना चाहिए कि यह मामला कितना गंभीर हो चुका है। साइबर ठग अब पढ़े लिखे लोगों को भी अपने भावनात्मक और फर्जी जाल में फंसाकर उनके पसीने की गाढ़ी कमाई को एक झटके में लूट रहे हैं। इस पूरी लूट का चिंताजनक पहलू यह है कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार ज्यादातर वो लोग हो रहे हैं जो बुजुर्ग हैं और आम तौर पर कानून और व्यवस्था का सम्मान करने वाले हैं। ये अभी भी मानते हैं कि नियम, कायदे, सरकारी दस्तावेज और आधिकारिक संस्थाएं फर्जी नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से इसी सकारात्मक सोच का नाजायज फायदा साइबर अपराधी धड़ल्ले से उठा रहे हैं। इस एक कारण से भारत में साइबर अपराध को रोकने तथा निजी डाटा सुरक्षा कानूनों का बहुत सख्त न होना है। इस साइबर फ्रॉड के आका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में बैठे हैं, लेकिन इन पर कठोर अंकुश के लिए हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। सबसे नया और मनोवैज्ञानिक भया दोहन का तरीका डिजिटल अरेस्ट है। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। साइबर अपराधी आपकी कोई निजी जानकारी हासिल कर या कोई झूठे मामले का जिक्र कर आपको इस बुरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि आप अपनी विवेक शक्ति भी भुला बैठते हैं। मनुष्य के मन पर कब्जा इस अपराध का सबसे मजबूत पक्ष है। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए आपको अचानक ही एक फोन कॉल आएगा जिसमें कॉलर बताएगा कि आपने अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या अन्य प्रतिबंधित पार्सल भेजा था या आपको यह मिला है, यानी आपने इसे रिसीव किया है। कई बार आपको निशाना बनाने के लिए यह फोन कॉल आपके रिश्तेदारों या दोस्तों को भी जा सकता है, जिन्हें बताया जाएगा कि आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार ऐसे अपराध में शामिल हैं। आपको जैसे ही दोस्त या रिश्तेदारों से यह सूचना मिलेगी, आप घबरा जाएंगे। एक बार टारगेट सेट करने के बाद आप अपराधी आपको स्काइप या किसी दूसरे वीडियो कॉलिंग सिस्टम से आपसे संपर्क करेंगे। वो खुद को कानूनी अधिकारी, पुलिस या किसी जांच एजेंसी के अधिकारी के रूप में पेश करेंगे। सरकारी वर्दी में भी दिखेंगे। वीडियो कॉल में आप उन्हें किसी फर्जी पुलिस स्टेशन या सरकारी कार्यालय में बैठे देखेंगे या आपको भरोसा हो जाएगा। आपसे वो समझौता करने या इस मामले को बंद करने के लिए पैसे मांगेंगे, लेकिन पैसे तभी मांगे जाएंगे जब आप मजबूर हो चुके होंगे। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले। आपके पार्सल में
ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। जांच अधिकारियों और सरकार ने जांच करने के बाद पाया कि ज्यादातर फोन कॉल म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से की जा रही है या फिर वहां से वीपीएन के जरिए भारत में भी बैठे लोगों द्वारा इसे अंजाम दिया जा रहा है। इस धंधे में कई भारतीय भी लगे हैं जिन्हें विदेशी कंपनियों में रोजगार के नाम पर साइबर गुलाम बना लिया गया है या बना लिया जाता है। बीते 2 दशकों में देश में डिजिटलीकरण तो बहुत तेजी से किया गया, लेकिन साइबर सुरक्षा को लेकर खास चिंता नहीं की गई। सारी चीजें ऑनलाइन होने के बाद हमारी निजता की रक्षा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा गया। इसी का नतीजा है कि आज हम डिजिटलीकरण के दुष्परिणामों को भी उसी शिद्दत से भोग रहे हैं। भारत के अलावा जिन देशों में डिजिटलीकरण हुआ वहां डाटा सुरक्षा और साइबर फ्रॉड रोकने के उपाय भी किए गए हैं। देश में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों के चलते कुछ साइबर अपराध थाने खोले गए जो नाकाफी हैं। फिलहाल जानकारी के अनुसार देश के 9 राज्यों के कई दर्जन गांव ऐसे हैं जहां से खुलेआम साइबर अपराधों को संचालित किया जा रहा है। अकेले झारखंड में 42 ऐसे गांव हैं जहां साइबर ठगी लोगों की आय का मुख्य साधन बन चुका है। घर बैठे लूट की यह कमाई बेरोजगार युवाओं और गरीबों को इस कदर आकर्षित कर रही है कि वो दूसरा कामों में मेहनत करने की जगह एक लैपटॉप और फोन के जरिए लाखों की ठगी घर बैठे कर रहे हैं। सख्त कानूनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये धंधा बेखौफ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए 3 सूत्र दिए। ये हैं रुको, सोचो और एक्शन लो। यह कहने में तो आसान है, लेकिन साइबर अपराधी जिस चालाकी से सामने वाले व्यक्ति को आतंकित कर देते हैं, उससे पीड़ित अपनी सामान्य विवेक बुद्धि भी खो बैठता है। उसका क्या? जरूरत इस बात की है कि ऐसे फर्जी कॉल्स पर नकेल कैसे लगे। यहाँ एक सवाल यह भी है कि इस डिजिटल अरेस्ट के पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है। इस बारे में दिल्ली के एक जाने माने मनोवैज्ञानिक का कहना है कि साइबर अपराधी भावनात्मक रूप से अपने शिकार को ब्लैकमेल करते हैं। साइबर अपराधी मनोवैज्ञानिक तरकीब हेलो इफेक्ट का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप सीमित जानकारी के आधार पर किसी के प्रति एक सकारात्मक मान्यता रखते हैं। साइबर अपराधी इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो आपके आधार कार्ड, वाहन क्रमांक, आपका कार्यस्थल या पारिवारिक जानकारियां हासिल कर आपको बताते हैं, तो आपको लगता है कि सामने वाला कोई आधिकारिक व्यक्ति है और सच बोल रहा है। आप डर जाते हैं और कई बार वो जानकारियां भी सामने वाले को दे बैठते हैं जो नहीं देनी चाहिए। साइबर अपराधी आपके मनोविज्ञान को तेजी से भांपते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उसकी बातों से डर गए हैं, वो आपको और भी शिद्दत से डराने लगते हैं। आप डर कर उनके हर आदेश का पालन करने लगते हैं, बजाय यह सोचने की कि उसे आदेशित करने वाला कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी प्रामाणिकता क्या है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में फुट इन द डोर मनस्थिति कहा जाता है। कुल मिलाकर साइबर अपराधी मानव मनोविज्ञान का दोहन करके आपसे आपके पसीने की कमाई लूट लेते हैं और आप बेबस होकर लुटते जाते हैं। इससे बचने का
एक ही तरीका है कि ऐसा कोई भी फोन आए, आप अपना मानसिक संतुलन ना खोएं और सामने वाले द्वारा दिए जाने वाले आदेशों को बिना सोचे समझे पालन करने से बचें। जहां तक हो सके ऐसे किसी भी फोन कॉल के बारे में परिजनों, मित्रों अथवा पुलिस से शेयर करें। एक पल ठंडे दिमाग से सोचना आपको डिजिटल अरेस्ट से बचा सकता है। डेली रूटीन सोशल मीडिया पर अपडेट ना करें, अपनी निजी जानकारी किसी को शेयर ना करें, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, अनजान लिंक पर क्लिक ना करिए। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एप्पल यूजर ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। याद रखिए, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके ऑनलाइन रिव्यू एंड रेटिंग जरूर चेक किया करिए। कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। अगर आपको अरेस्ट करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। कभी भी पैसे का लेन देन ऑनलाइन ना करें, किसी की धमकियों से ना डरें। अगर फिर भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाएं, इसकी सूचना दें, रिपोर्ट दर्ज कराएं। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अपनी सूचना दें, रिपोर्ट दर्ज कराएं, या फिर आप cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक बार फिर से याद रखिए, कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है और ना ही आपसे ऑनलाइन किसी भी पैसे की डिमांड करती है।